मैं हूं दिल्ली के दिलशाद गार्डन वार्ड नंबर 219 में और हमारे साथ हैं निगम पार्षद बीएस पवार जी, जो कि अध्यक्ष स्थायी समिति के हैं, पूर्व दिल्ली नगर निगम निगम पार्षद हैं वर्तमान में। सर, आज हम बातचीत करेंगे आपसे कि जिस तरीके से हरियाणा के नूह में मेवात में जो घटना घटी है, सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं वहां पर, और अभी भी कुछ ना कुछ चुटमुट आ ही रही है चीजें सामने, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है इसको लेकर? नमस्कार। 31 जुलाई को जो विवश घटना, जो वहां पर भोले शंकर को जल चढ़ाने जा रहे थे जी, हिंदू मतावलंबियों का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल वो है हरियाणा में, और हर वर्ष वहां यात्रा निकलती है। विश्व हिंदू परिषद हर साल धर्म यात्रा निकालता है और मेवात से होकर के गुजरती है, मेवात के रास्ते गुजरती है। लेकिन न जाने इस साल कौन सी प्रवृत्तियां हैं जो देश को तोड़ने में लगी हुई है, और जिस तरह से हिंदुओं के साथ विवश घटना हुई, पहाड़ों पे चल के गोलियां चलाई, गाड़ियां चला दी, हजारों गाड़ियां चला दी, पुलिस के बल को पत्थरबाजी की, गोली चलाई, पुलिस वालों के सामने हिंदुओं की हत्या हुई, बहनों के साथ छेड़छाड़ हुई। इस घटना की मैं निंदा करता हूं, क्योंकि पूरा हरियाणा इस समय बारूद की ढेर पर बैठा हुआ है। तो मैं तो आग्रह ही करूंगा सभी पक्षों से कि शांति बरकरार रखें। शांति रहेगी तो देश आगे चले, देश उन्नति करेगा। आज हम देश की वर्ल्ड की सबसे 5वीं इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। उस देश में ऐसे जातीय सांप्रदायिक अगर दंगे हों तो देश फिर पीछे जो 10वीं शताब्दी 9वीं शताब्दी में ले जाने की जो मानसिकता, और इसमें ये भी जुड़ के आ रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से जो हैंडलर बैठे थे उन्होंने ये सब काम किया, तो मैं इसकी निंदा करता हूं और वहां की सरकार से अनुरोध करता हूं कि जो एक्शन लिए जा रहे हैं वो कम है। और आज ही वहां के पुलिस अधिकारी ने बोला है कि स्वयं वो अपने समर्पण कर दें जिन्होंने काम किया, नहीं तो उनके अगेंस्ट घोर कठोरतम कार्रवाई होगी और कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। और अभी जिस तरह देखें 250-300 जो मकानों पे बुलडोजर अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन को बुलडोजर चल चुका है, जहां पर रोहिंग्या रहे थे उनको, रोहिंग्या को भी वहां से निकाला जा रहा है पहाड़ों से। निश्चित तौर पर इस देश में यात्रा निकालने, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको अधिकार है जी। लेकिन हिंदू पक्ष जब कोई यात्रा निकालता है उसी पे क्यों ये पत्थरबाजी और गोलीबाजी होती है, समझ से बाहर है। सभी देशवासियों को समझना पड़ेगा कि हम सब रल मिल करके हैं, ये गुलिस्तान हमारा भारत है, यहाँ पर सभी धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब बराबर का अधिकार सबको बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है जी, संविधान ने हमें पूरा अधिकार दिया। सर, चूंकि आप बीजेपी से निगम पार्षद है, तो ये भी कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार, जैसे कि केंद्र में भी कहें तो बीजेपी है और कहें तो वहां पर मेवात में भी, हरियाणा में भी बीजेपी है। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार जहां होगी वहां सुरक्षा ज्यादा होगी, लेकिन ये तो कुछ उल्टा ही हुआ। ये आपका परसेप्शन बढ़िया है। डबल इंजन के साथ तो उत्तर प्रदेश में भी है, वहां कोई झगड़ा नहीं हुआ। ये पूरी अनुमान वहां के मुख्यमंत्री या वहां के गृह मंत्री लगा नहीं सके, क्योंकि पिछले वर्ष वहां पर कुछ भी इस तरह की यात्रा निकलती जाती, कभी कुछ नहीं हुआ। तो शायद ये मुख्यमंत्री ने बड़ी लाइट में लिया। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि आपका लोकल जो इंटेलिजेंस यूनिट कहाँ था, आपके अधिकारी कहाँ थे, क्यों छुट्टी पर थे? ये क्वेश्चन तो उठता है। मैं अगर डबल इंजन की सरकार है तो मैं उस सरकार को प्रोटेक्ट करूंगा, ऐसा नहीं है जी। हमें जहां पर इस तरह के लगता है कि हमारी धार्मिक यात्रा निकल रही है, चाहे किसी भी पक्ष की हो, उसमें सुधार की गुंजाइश है। सैनिक अर्धसैनिक बल लगानी चाहिए हमें। और जब इस तरह की जो घटनाएं हुई उसके बाद हम लकीर पीटते रहे, उसके बाद सब कार्रवाई है तो ठीक है, कार्रवाई होंगी, लेकिन उससे पहले हम जागे क्यों नहीं? वहां के गृह मंत्री पर भी सवाल उठ सकते हैं, और वो अपनी तरफ से जैसे दे रहे हैं, लेकिन वो नाकाफी है। इस समय हिंदू मतावलंबी में बड़ा रोष है, गुस्से में है, ऐसा होना नहीं चाहिए। सर, बात करें एक जो आपने सुना होगा मोनू मानेश्वर, कह रहे हैं कि उसने एक वीडियो जारी किया था जिसमें उसने कहा था सभी लोग इकट्ठा हों, लेकिन वो खुद वहां पर मौजूद नहीं हुए। क्या लगता है ये जो चीजें हैं, जिस तरह इशारा किया जा रहा है कि मोनू मानेश्वर जिनके ऊपर मर्डर का भी अभी जो है केस लगा हुआ है, क्या है सर? मेरा मानना है कि राजस्व सरकार ने केस रजिस्टर कर रखा है, उनकी जिम्मेदारी बनती है मोनू मानेश्वर को गिरफ्तार करना। अगर वो दोषी है उसको दोष और दंडित होना चाहिए। अगर उसने किसी को जलाया, चाहे मुस्लिम पक्ष को चलाया, किसी को जलाया, उस पर दोष मुक्त नहीं हो सकता है। लेकिन मैं चाहे वो हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म वालों, ये व्हाट्सएप खेलना बंद करें। देश वगैरह आगे बढ़ाने हमने,
तो पॉजिटिव थिंकिंग लेके, पॉजिटिव बात लेके हमें आगे बढ़ना चाहिए, ना कि मोनू मानेसर तो आएगा तो तेरे लिए सिलेंडर रखे हुए हैं, मुस्लिम पक्ष की तरफ से तो ऐसे आए। और मोनू मानेसर ने, मैंने भी वो वीडियो देखी, उसमें ये वो बोल रहा है कि भाई मैं अपने बजरंग दल के बोल रहा है कि भाई मैं भी आ रहा हूँ, आप यात्रा में शामिल हो। उससे आगे कोई भी भड़काऊ उसमें बयान नहीं लगता है। लेकिन क्योंकि उस पर राजस्थान सरकार ये आरोप लगा रही है कि 2 जो मुस्लिम बंधु उसमें जले गए थे, गाड़ी में जले पाए गए, वो मोनू मानेसर का हाथ है। अगर उनका हाथ है उसको अरेस्ट होना चाहिए, या दूसरा जो भी कोई हिंदू अगर इस तरह से भड़काने की बात करता है उस पर भी केस होने चाहिए। लेकिन फैक्ट चेक करना पड़ेगा कि किसकी तरफ से शुरुआत हुई थी, कौन ये लोग हैंडलर कौन है, कौन इस देश में बैलेंस से फैलाना चाहते हैं, कौन हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, क्योंकि अब हिंदू और मुसलमान को रल मिलकर रहना पड़ेगा। लेकिन सर वही कहा जाता है कि बीजेपी जो है पार्टी, वो जहां भी राजनीति करती है तो वो धर्म की राजनीति करती है। ये यात्रा कोई बीजेपी ने नहीं निकाली थी, विश्व हिंदू परिषद निकाल दी थी, और बाबा साहब अम्बेडकर ने अधिकार दिया है सबको तो अपनी यात्रा निकाल सकता है। उन्होंने प्रशासन को पहले बोल दिया था, राजस्थान बीजेपी और स्टेट में भी आज शासन कर रही है। अभी कहीं देखो बीजेपी का धर्म से कोई लेना देना दूर नहीं है, लेकिन धर्म की बात जरूर बीजेपी करेगी। क्यों नहीं करेगी? राम मंदिर की बात क्यों नहीं करेगी बीजेपी? क्यों नहीं करेगी? काशी विश्वनाथ की बात क्यों नहीं करेगी? जब वहां पर सारे चिन्ह और सब हम हिंदुओं के मिल रहे हैं और दूसरी पार्टियां उसको इग्नोर कर रही हैं। राम जी परिकल्पना थी, कांग्रेस ने बोला था, तो ये क्या भारतीय जनता पार्टी बोलेगी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी इस देश में रहती है, भारतीय जनता कार्यकर्ता इस देश में रहते हैं और वो राम जी पर अटूट विश्वास है। रोजगार की बात नहीं करती बीजेपी, महंगाई की बात 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी का फोकस रोजगार सृजन पे, ऐसे नहीं वर्ल्ड की 5वीं इकोनॉमी बनी हम। कोई अचानक ऊपर से इंद्र भगवान ने कोई कलश नहीं सौंपा था इस देश में, वो इकोनॉमी बनी है तो सब लोगों के रोजगार से बनी है, इंडस्ट्री के कारण से बनी है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लगी है, छोटे उद्योग धंधे, कुटीर उद्योग धंधे लगे हैं, मेक इन इंडिया है, लोग एंटरप्रेन्योर बनने जा रहे हैं। तो इसमें रोजगार, सरकारी नौकरी सबको कोई भी सरकार नहीं दे सकती है। अगर दे सकती है तो कांग्रेस ने 55 साल राज किया, सबको आजकल नवाब बना के बैठती थी, सबको जज बना देती। कांग्रेस के राज में कहा गया है कि सब अपना बिजनेस करते थे, अच्छा खाते थे, सुखी से रहते थे, कोई उन्हें परेशान नहीं करता था, चाहे वो ठेली पटरी वाला हो। आज की डेट में तो कोई ठेली भी लगा रहा है तो कहते हैं लोन मिल जाएगा, बिजनेस खोला है तो कहते हैं लोन मिल जाएगा, लेकिन लोन लेने जाओ तो तमाम कागज मांगे जाते हैं। आज की डेट में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के कम से कम 25 करोड़ वेंडर्स को स्वनिधि योजना में 10-10 हजार रुपया दिया है। अब जिसको ज्ञान होगा, जो मेन फील्ड में रहेगा, जो काम कर रहा होगा, जिसने अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा, उसको पैसा मिला है। 10,000 से 50,000 तक का लोन भारत सरकार ने दिया उनको अपने काम को स्टैंड करने के लिए, और उसमें 25 और 30 करोड़ लोगों को दिया। तो ऐसा रोजगार तो मैं खुद करना है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद बोला कि हमें यूं वाला नहीं चाहिए, यूं वाला चाहिए, यूं वाला नहीं चाहिए, यूं वाला देने वाला बनना चाहिए। तो ऐसी बात नहीं है। अगर रोजगार नहीं होते इस देश में तो आज हजारों आत्महत्या हो रही होती। आज के देश में 75 करोड़ लोगों को भारत सरकार फ्री में अनाज दे रही है। वो भी तो एक आपका रोजगार सृजन के आगे कि भाई ठीक है खाने को हम दे रहे, आप रोजगार आगे देखो। अब कोई करना नहीं चाहेगा, वो चुनावों के टाइम पे देती है। ऐसा कोई नहीं। भारत सरकार ने कोरोना काल में 2019, 2020, 2021, 2022 अभी तक भी योजना चल रही है। तो ऐसा सोचना ही गलत है। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो फोकस, जो गरीब गुरबा लोग रहे हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, और उनको ऊपर उठाना है। तो इसमें कांग्रेस तो एक पॉलिटिकल पार्टी है जिन्होंने 60-65 साल कुछ नहीं किया। गरीबी का नारा जरूर दिया, 20 सूत्रीय कार्यक्रम जरूर दिए, हिंदू मुसलमान की बात जरूर करिए, लेकिन सबसे ज्यादा सांप्रदायिक लोग थे और सबकी मानसिकता हुई सांप्रदायिक बैठी है। इसमें रोजगार का सृजन होगा। अगली बार जो 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं, आप देखना देश तीसरी इकोनॉमी वर्ल्ड की बनेगी और सब लोग फ्लोरिश होंगे। लेकिन ये भी कहा जाता है अभी जहां बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है, हम यूपी की बात करें तो वो तो योगी जी हैं ही, लेकिन हम बात करें मणिपुर की, वहीं तो मणिपुर में भी डबल इंजन की सरकार है। वहां पे बहन बेटियों के साथ जिस तरीके से जघन्य जो अपराध के मामले सामने आ रहे हैं, वीडियोस जो वायरल्स हुई हैं, आपने देखा भी है, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। सर, मणिपुर में जो हमारी मातृशक्ति के साथ जो घृणित कार्य है, उसकी मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नाते, काउंसिलर के नाते उसकी भर्त्सना करता हूँ। नहीं होना चाहिए, लेकिन मणिपुर को हमें समझना पड़ेगा। मणिपुर में मैतेई, कुकी और नागाओं के बीच का संघर्ष है, जातीय संघर्ष है। वहां पर सरकारों का कोई संघर्ष नहीं है। वहां पर एक उस हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई थी कि इन जो अपने मैतेई लोग हैं उनको भी
रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उनको भी पहाड़ों में जमीन खरीदना चाहिए। मात्र उसने अपनी एक विवेचना दी थी, उस पर वहां के जो कुकी या नागा समाज ने मैतेई समाज को मारना चालू कर दिया। उसको समझना पड़ेगा हमें, वो कोई ऐसा पॉलिटिकल पार्टी का कोई संघर्ष नहीं था, और वहां पर आज नहीं है, आज से पहले वहां 3-4 महीने ब्लॉकेट रहा है, कुकी नागा का संघर्ष रहा है, मैतेई के साथ में संघर्ष है। मैतेई जो लोग हैं वहां के मेन मूल निवासी हैं, और वहां पर सबसे बड़ा जो ये घृणित काम है, वहां पर अफीम की खेती होती है। वो अफीम की खेती सरकारी उसको मिला हुआ है। वहां पर इतने वर्चस्व वाले लोग हैं, उस अफीम की खेती से नाना प्रकार के नशीले पदार्थ बनते हैं, चाइना से हथियार आते हैं। मणिपुर को हमें समझना पड़ेगा, और मणिपुर का इतना आसान वो समस्या जैसे लोगों को लगती है जो टीवी में देखते हैं वो नहीं है। वहां आपसी संघर्ष है, सबने हथियार उठा लिए। भारत सरकार, गृह मंत्री जी और ऊपर गृह मंत्री जी वहां के 20 दिन वहां रह के आए हैं, शांति वहां पर स्थापित होगी। अभी भी 2 दिन पहले संघर्ष हुआ है, वो संघर्ष को समाप्त करने पर लगे। वहां के पॉलिटिकल लोग भी बैठ रहे हैं, सामाजिक लोग भी बैठ रहे हैं, और कुकी नागा मैतेई समाज मिलकर के आपस में बैठेंगे, नहीं तो वहां पर बहुत बड़ा संघर्ष होएगा। अगर हथियार दोनों पार्टियों के पास आ गया, मैतेई और कुकी नागा के बीच में आ गया, तो बहुत बड़ा संघर्ष हो। इसलिए भारत सरकार पूरी उसको दृष्टि लगी है, पूरी फौजें वहां पर लगी हुई है, बहुत जल्दी वहां इस विराम होगा। सर बात करें, कहते हैं कि बीजेपी के राज में लॉ एंड ऑर्डर जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इतना दिखता नहीं है जैसे अन्य पार्टियों के टाइम पे रहा था। क्या ऐसा है सर? लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, अब मैं फिर यूपी पे जाऊंगा तो आप बोलेंगे तो बाबा है जी। अगर मैं यूपी में जाऊंगा जहां पर आप देख रहे होंगे कि अतीक अहमद पूरे विश्व का खलीफा बन रहा था, हजारों करोड़ रुपए की उसके पास पैसा था जी। और वो पैसा हिंदुओं को लोस खसोट करके कब्जा करके जमीनों पर कब्जा करके था। आज बाबा के आने पर, वो भी तो डबल इंजन की सरकार है, वो भी तो भारतीय जनता पार्टी रूलिंग स्टेट है। आप मध्य प्रदेश में देख लो, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी रूलिंग स्टेट है, लॉ एंड ऑर्डर की आप बात कर रहे हैं। आप राजस्थान उठा के देख लो ना, खुले हम लड़की को, एससी लड़की को उठा करके और उसमें जला दिया, ढेर पे जला दिया, पहले बलात्कार करके जला दिया। जहां मणिपुर की बात होती है तो राजस्थान की बात क्यों नहीं होती है, छत्तीसगढ़ की बात क्यों नहीं होती है, झारखंड की बात क्यों नहीं होती? हम यही तो क्वेश्चन उठा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी रूलिंग स्टेट में ही आप क्यों जा रहे हैं? आज सारे नेता ये मणिपुर गए, ये राजस्थान क्यों नहीं गए? अगर वही घटना, अगर एक क्या लगता है ये वोटों की राजनीति? ये वोटों की राजनीति है, वोटों की विशुद्ध राजनीति है। जो लोग मणिपुर गए थे, आने के बाद आपने कई मीडिया में देखा है कि वहां की समस्या का समाधान कैसे हुआ, क्या उन्होंने बोला? मैं कह रहा हूँ जो ये लोग गए थे, जो आई इंडिया ये डॉट थे, यहाँ दिल्ली में आकर के उन्होंने उस समस्या हल के लिए एक बार भी कोई पेपर में बोलिया क्या, मीडिया में कि समस्या हल है? ये खाली वहां भ्रमण करने गए थे, भारतीय जनता पार्टी को कैसे बदनाम किया इसलिए गए थे, और उल्टा इन्होंने वहां पर संघर्ष कर दिया। दूसरे दिन भी संघर्ष चालू हो गया वहां पर। इसलिए मेरा मानना है, इस देश का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है, पहले देश के बारे में सोचना चाहिए, यहाँ शांति स्थापित कैसे हो, शांति में। राज्यसभा लॉ एंड ऑर्डर का, बाबा साहब अम्बेडकर के नियम पर बनाए कानून पर ये देश चलेगा। यहाँ ना हिंदू चलेगा, ना मुसलमान चलेगा, ना सिख चलेगा, ना ईसाई चलेगा। बाबा साहब ने जो नियम और कानून कायदे बने, उसी पे देश चलेगा। सर बात करें, एक और लास्ट में जाते जाते मेरा एक क्वेश्चन है, सब अपने अपने जैसे कि अपने जातीयता की बात करते हैं, अपने धर्म की बात करते हैं, शांति की बात क्यों नहीं होती है सर? ये प्रश्न मैं आप जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से करना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग ही माइक को सामने ले जाकर के जाति की बात करते हैं। ये देश जातिलेस होना चाहिए, यहाँ कोई जाति नहीं है, सबकी जाति एक है, हम सब भारतवासी हैं, इस भारत के निवासी हैं, तब ये देश आगे जाके तीसरी इकोनॉमी बनेगी और विश्व में अग्रिम स्थान हमारा होगा और विश्व गुरु भारत बनेगा। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? मैं सभी भारतवासियों से आग्रह करूंगा, सभी देशवासियों से, क्षेत्रवासियों से आग्रह करूंगा, हम शांति बना रहे और ये व्हाट्सएप खेलना बंद कर दें। कोई भी किस तरह के अगर उनके पास कोई पोस्ट होती है, अगर उस देश में इस पोस्ट में कोई गड़बड़ झाला, उसको आगे सर्कुलेट ना करें, क्योंकि हम खुद एक बुद्धिमान है, खुद अपने में समझ है, किसने भेजा हमने आगे उठा के दे दिया और फिर उसके कारण से झगड़े और क्लेश होते हैं, उससे हमारी इकोनॉमी डाउन होती है, हमारे व्यापार बंद होते हैं, हमारे जनहानि होती है, धनहानि होती है। इसलिए इस देश में शांति चाहिए और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो नियम कानून दिए उन पर हम चलेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ निगम पार्षद वीर सिंह पवार जी, जो कि बीजेपी से पार्षद हैं। तो आप लोग बताइएगा इनकी जो भी इन्होंने बातें रखी है उस पर आप कितने सहमत है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।